तो देखिए रशिया यूक्रेन वॉर तो हम सभी लोग जानते हैं ऑलरेडी चल ही रहा है। तो बहुत सारे जितने कंट्री हैं यूरोपियन कंट्री, वो यूरोपियन कंट्री जो हैं वो यूक्रेन का साथ देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। रशिया ने स्ट्रिक्टली वार्न करते हुए बोला है कि अगर कोई भी नाटो कंट्री यानी नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन या यूरोपियन कंट्रीज जो है वो यूक्रेन की मदद करने के लिए आते हैं तो हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने न्यूक्लियर वेपन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आखिर ये न्यूक्लियर वेपन्स होते क्या हैं और ये न्यूक्लियर वेपन्स कितने ताकतवर होते हैं और ये न्यूक्लियर वेपन्स सबसे ज़्यादा किसके पास हैं, इनके बारे में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। क्योंकि रशियन ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया है नाटो को कि या यूरोपियन कंट्रीज़ को कि अगर आप यूक्रेन का साथ देंगे तो हम इसका भी यूज़ करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर मैं न्यूक्लियर वेपन की बात करूँ, न्यूक्लियर वेपन ये जो होते हैं एक इनॉर्मस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करने वाली डिवाइसेस होती हैं। इतनी ज़्यादा ये एनर्जी होती है कि इससे पूरा एक देश, एक कॉन्टिनेंट भी तबाह हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि इतनी उसकी अमाउंट है। अब ये आप कहोगे सर जी ये एनर्जी रिलीज कैसे करी जाती है, इतनी ऊर्जा आखिर आती कैसी है? तो इसको उस ऊर्जा को दो प्रकार से लाया जाता है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विघटन बोलते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन या भी नाभिकीय संलयन होता है। एक्चुअल में इसमें होता क्या है? देखिए न्यूक्लियर फिजन वो प्रोसेस होती है जब क्या कहते हैं एक बड़े एटम को छोटे छोटे एटम में ब्रेक करा जाए तो उस स्टेट में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है, इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि किसी एक देश को पूरी तरीके से तबाह भी कर दिया जा सकता है। न्यूक्लियर फिजन पे आपके जैसे एटम बम इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस पे, नाभिकीय विखंडन पे। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है छोटे छोटे न्यूक्लियस को मिला करके एक बड़ा न्यूक्लियस क्रिएट किया जाता है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब होता है वो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस पे ये काम करता है। तो अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? देखो इसके इफेक्ट जो होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक लॉन्ग टर्म पे अगर मैं बताऊं तो इससे निकलने वाली जो वेव होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इंसान को मारना ये इंसान को तो ख़त्म कर देती हैं, लेकिन ये बॉम्ब के इफेक्ट होने के कई महीनों बाद, कई वर्षों बाद, कई डिकेड तक ये इसके इफेक्ट रहते हैं। इंजरीज बहुत ज़्यादा रहती, बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं, चाहे वो आपका कैंसर हो या डर्मल कैंसर हो या स्किन कैंसर हो, बहुत सारी बीमारियां ये लगभग बढ़ती ही जाती हैं। और इसका इफेक्ट जो होता है वो जेनेटिक्स में भी देखने को मिलता है, मतलब पीढ़ी दर ये आगे बढ़ती रहती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जो 6 अगस्त और 9 अगस्त हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरा था उसमें 64 किलोग्राम का एक यूरेनियम जो जब गिराया गया था तो उसमें 15,000 टन का केमिकल एक्सप्लोजिव हुआ था। मतलब 64 किलोग्राम का जो यूरेनियम बम था उसने लगभग 15,000 टन के केमिकल को एक्सप्लोजिव किया। साथ में आप ये जो बम था इसने लगभग 1,29,000 लोग इसमें मारे गए और लगभग 2,26,000 जो थे और ज़्यादा घायल हो गए थे। अच्छा जी, और अगर आप देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये आप अगर प्यारा भारत है अपना, और अगर आप इधर देखेंगे तो ये आपको जापान देखने को मिल रहा होगा। जापान में अगर आप देखोगे यहाँ पे काफ़ी सारे आइलैंड देखने को मिल रहे होंगे। इधर आपका हिरोशिमा आइलैंड पड़ता है, इधर आपका नागासाकी आइलैंड पड़ता है। यहीं पे ये बॉम्ब जो था अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को गिराए गए थे। देखिए बहुत खतरनाक विस्फोट था। देखिए जब कभी भी ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग किया जाता है तो कभी भी कोई एडवांटेज नहीं होता है, कोई भी कंट्री नहीं जीतती है। इसमें केवल और केवल लॉस होता है, सिटीजन का होता है, सिविलियन का होता है और एक देश का भी बहुत बड़ा लॉस होता है। और ये लॉस बहुत इतना बड़ा होता है, इसको कवर करने में काफ़ी साल लग जाते हैं। नाउ क्वेश्चन आते हैं कि आखिर ये न्यूक्लियर वेपन कौन से कंट्रीज़ के पास है? तो देखिए न्यूक्लियर वेपन दुनिया में केवल 9 देशों के पास है ना, जैसे कि यूएसए, यूके, रशिया, चाइना, फ्रांस, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। इन्हीं 9 कंट्रीज़ के पास इस समय आपके न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर जी जो यूक्रेन है इसके पास है कि नहीं है? तो देखिए 1991 में पहले हम लोग रशिया नहीं
यूएसएसआर के नाम से जानते थे, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 1991 में जब ये स्प्लिट हुआ तो जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, जितने भी, उसका 1/3 जो था वो यूक्रेन के पास चला गया था। लेकिन यूक्रेन इतना ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप नहीं था, तो उसने क्या किया, जितने भी ये इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और न्यूक्लियर आर्सेनल थे, ये सारे वापस कर दिए रसिया को, क्योंकि वो इकोनॉमिकली ग्रोथ करना चाहता था। 90 लगभग उस समय वॉर हेड थे। 176 ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर के तबाह तक कर सकती है, और 44 एक स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स थे। लेकिन 1996 में इसको यूक्रेन ने पूरी तरीके से वापस कर दिए, मतलब अभी के तौर पे बोला जाए तो नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जी सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब किसके पास है, न्यूक्लियर वेपन किसके पास, अगर यूक्रेन के पास नहीं है तो यूक्रेन इतना फाइट कर रहा है तो क्या यूक्रेन जीत सकता है क्या? तो देखिए मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर न्यूक्लियर वेपन्स की मैं बात करूं तो वो है रशिया के पास। लगभग 6257 न्यूक्लियर वेपन्स इसके पास है। 1458 तो बिल्कुल एक्टिव है, मतलब ये तो बिल्कुल रेडी बैठे कि तुम कहोगे और ये शुरू हो जाएंगे। 3039 इस 6257 में से 3039 ऐसे हैं जो रेडी, मतलब उनको, मतलब हमारे पास हैं लेकिन उनको डिप्लॉयड करना पड़ेगा, और 1760 जो है वो क्या हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ यूएस के, तो यूएस के पास रशिया से कम है 5500 न्यूक्लियर वेपन है ना, जिसमें से इतने तो आपको एक्टिव देखने को मिलेंगे, है ना, और आपको 2361 अवेलेबल हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तभी यूज़ किए जा सकते हैं। इस तरीके से इनके पास है। पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, अब देखिए पाकिस्तान के पास 165 हैं, जबकि भारत के पास 156 है और इजराइल के पास 90 हैं। तो ये है न्यूक्लियर वेपन्स की हिस्ट्री। देखिए न्यूक्लियर वेपन किसी भी कंट्री के पास हो, लेकिन अगर इनका यूज़ होता है तो कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं होता है, ओनली सिर्फ नुकसान ही होता है। तो आई होप आपको ये न्यूक्लियर वेपन की पूरी कहानी और किसके पास कितने ज़्यादा हैं अच्छे से समझ में आया होगा। और रशिया यूक्रेन, अब देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें ये भी चीज़ है कि नाटो कंट्रीज़ के पास भी ऑलमोस्ट हैं ही हैं और रशिया के पास भी हैं। तो नाटो और रशिया के अगर मैं देखूं, अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है तो सिमिलर लगभग न्यूक्लियर वेपन है, तो ये वॉर इतनी जल्दी आसानी से ख़त्म भी नहीं होती है अगर यूक्रेन